कश्मीर यानी धरती का स्वर्ग, जो भारत का एक खूबसूरत राज्य भी है, जिसे करीब से देखने के लिए भारतवासी काफी उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्या होता अगर ये स्वर्ग भारत का हिस्सा ना होता, या फिर इसके नज़ारों को आंखों में बसाने के लिए किसी और देश की आज्ञा लेनी पड़ती, या फिर कश्मीर में प्रवेश के लिए पाकिस्तान से वीज़ा लेना पड़ता। सोचे कश्मीर के बगैर हमारा देश कैसा होता। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने कश्मीर जैसे खूबसूरत राज्य को भारत के साथ जोड़ा। वैसे आज हम सरदार भाई पटेल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 148वीं जयंती है। इसलिए आज हम आपको वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने की कहानी बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्हें लौह पुरुष क्यों बोला जाता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। तो चलिए आज इस वीडियो में सरदार भाई पटेल को थोड़ा करीब से जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, जो गुजरात के केवाड़िया जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया और वकालत की पढ़ाई की। सरदार पटेल महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रेरित थे, जिसके चलते उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस वक्त भारत देखने में कैसा था? आज हम भारत को ऐसे देखते हैं, लेकिन 1947 में भारत कुछ ऐसे दिखता था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज के शासन से स्वतंत्र हो गया था। अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जाते जाते हमें कुछ 550 रियासतें देकर गए। वहीं अब अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन देसी रियासतों का आखिर होगा क्या। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुशलता और प्रभावी कूटनीति से प्रलोभन और दबाव का सहारा लेकर सभी रियासतों को एक कर दिया। उन्हें आज भी 562 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन इन्हें भारत में विलय करना इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आखिर इन रजवाड़ों को कैसे राजी किया था। भारत के पहले गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को ही सौंपी गई थी, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासतों ने भारत के साथ विलय का फैसला ले लिया था। बहुत सी छोटी छोटी रियासतें जो एक अलग इकाई के रूप में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रह सकती थी, उन्हें मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतें उड़ीसा या मध्य प्रांत में मिला दी गई और गुजरात की रियासतें बंबई प्रांत में। कुछ रजवाड़ों को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारत के साथ विलय होने के लिए राजी हो गई थी, जिसका सीधा सीधा श्रेय एक ही महान व्यक्ति को जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। पर असली मुसीबत तो अब आने वाली थी, क्योंकि कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, जिनमें हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़ और कश्मीर शामिल थे। गृह मंत्री के तौर पर पटेल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बाकी रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी दी। वीपी मेनन की मदद से पटेल ने सभी शासकों से दस्तखत कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय का दस्तावेज तैयार किया। दस्तावेज पर साइन करने रियासत के शासकों ने रक्षा से लेकर विदेशी मामलों, संचार मामले, सभी जरूरी चीजों का नियंत्रण केंद्र सरकार को सौंप दिया। पटेल ने पिरवी पर्स की भी व्यवस्था की, जिसके तहत राजसी परिवार को भारत यानी केंद्रीय व्यवस्था में शामिल होने के लिए कुछ भुगतान करने का इंतजाम किया गया। लेकिन 4 ऐसे राज्य थे जो भारत में विलय के लिए राजी नहीं हो रहे थे। हैदराबाद के निज़ाम अभी ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए या फिर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। उस समय हैदराबाद में निज़ाम के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। पटेल ने बगावत के समर्थन में सैनिकों की कुछ टुकड़ी हैदराबाद भेज दी और इस तरह हैदराबाद का नियंत्रण भारत सरकार के पास आ गया। जोधपुर के राजकुमार भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जब पटेल को उनकी इस तैयारी के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन उनसे संपर्क किया। उन्होंने कई तरह के फायदे देने का वादा करके राजकुमार को भी भारत में शामिल होने को राजी कर लिया।
इधर जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान का ऑफर स्वीकार कर लिया था, लेकिन स्थानीय लोग उनके इस फैसले के खिलाफ हो गए थे, तो नवाब घबराकर कराची निकल गए। पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने का आग्रह किया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसमें 91% आबादी ने भारत के साथ बने रहने के लिए वोट किया। यानी साम दाम दंड भेद का उपयोग कर सरदार पटेल ने इन रियासतों को भी विलय के लिए मना लिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर को शामिल करने की थी। कश्मीर के महाराज हरि सिंह ना तो भारत के साथ रहना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब हरि सिंह ने मदद के लिए भारत की तरफ देखा। पटेल और नेहरू दोनों ने हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा कि उनकी मदद तभी की जाएगी जब वो भारत में विलय के लिए मंजूरी दे देंगे, और ऐसा ही हुआ। इस तरह कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया और एक नई ऊर्जा से भरपूर स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृढ़ राजनीति के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया। वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने के बारे में। ये इतिहास 1928 का है, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुजरात में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुआ था। इसका निर्देशन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात के किसानों पर 22 से 30% का टैक्स लगाने का फैसला किया था। वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध कर आंदोलन शुरू किया, जिसे इतिहास में बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इसी के बाद से वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। बता दें कि भारत के उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वह नहीं बन पाए क्योंकि गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने स्वयं अपना नाम छोड़ दिया। फिलहाल ये पद केवल कांग्रेस के अध्यक्ष को ही मिलना था और 6 साल के अंतराल के बाद अध्यक्ष का चुनाव होना था। इतिहास में दर्ज है कि जिन 15 कांग्रेस समितियों को अध्यक्ष का चुनाव करना था, उनमें से 12 सरदार पटेल के लिए थी और एक ने भी नेहरू जी का पक्ष नहीं लिया। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल को अपना नाम छोड़ना पड़ा। हालांकि पटेल के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए कई योग्यताएं थीं। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। वे एक कुशल प्रशासक और एक मजबूत नेता थे। उन्होंने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी कई लोगों का मानना है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का इतिहास अलग होता। वे भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने में सफल होते। लेकिन अफसोस की बात है, 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। मुझे यकीन है कि आपको वल्लभ भाई पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने और उनके लौह पुरुष की गाथा और प्रधानमंत्री ना बनने की वजह आपको पता चल गई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।